हेलो एवरीवन, द जीएस वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चाहे वो गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम्स हो, सभी में पॉलिटी के लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बीपीएससी की बात करें तो हमें लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जबकि दरोगा में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम लोग का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान शब्द का प्रयोग सबसे द्वारा किसके द्वारा कहाँ से आया ये संविधान शब्द। तो संविधान शब्द का शब्द जो है सबसे पहले फ्रांस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से आया था, और कानून को संहिताबद्ध करने का काम जर्मनी के द्वारा किया गया था। 1787 ईस्वी में जो जेम्स मेडिसन एक अमेरिकी थे, उन्होंने सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किया, इसलिए उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में 13 बस्तियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। वही 1789 ईस्वी में अमेरिका का नवनिर्मित संविधान लागू हुआ, जिसमें अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई तथा संघ पद्धति को स्वीकार किया गया। इसलिए 1787 ईस्वी में जेम्स मेडिसन जो अमेरिकन थे, उन्होंने ही इस संविधान का निर्माण किया था। विश्व में ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। वहीं भारत में संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान कहते किसको हैं। तो संविधान किसी भी देश में नियमों और कानूनों का एक संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है, और उसके बीच समन्वय और नियंत्रण को स्थापित किया जाता है। शासन, अब रही बात कि शासन के कहते किसको हैं। शासन के देखिए 3 अंग होते हैं। शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना। वहीं दूसरा हुआ कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को लागू करना। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं न्यायपालिका, यानी इसका कार्य होता है न्याय देना। तो विधायिका को पढ़ते हैं, जो कानून निर्माण करती है, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। जैसे केंद्र स्तर पर आप लोग सुने होंगे कि संसद के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का। इसके बारे में अलग अलग अध्ययन हम लोग आगे चल करके करेंगे। तो बेसिक रूप से जान लेते हैं हम लोग कि लोकसभा के अंतर्गत जो हम लोग एमपी वगैरह चुनकर भेजते हैं वही आते हैं। वहीं राज्यसभा में राज्यों से चुन करके प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, वही राज्यसभा में जाते हैं। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में आपको संसद का जिक्र मिलता है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जो होता है वह सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। वहीं अगर राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं।
पहला भाग होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, तीसरा होता है राज्यपाल। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। वहीं दूसरा काम बात करें तो कार्यपालिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि अब तो कानून बन गया, लेकिन लागू करने का काम किसका होगा? तो लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। लागू करती है कानून को कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। अस्थाई बात करें तो सिविल सेवक जिसका कार्यकाल निश्चित होता है, और अस्थाई में मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं। वहीं न्यायपालिका की बात करें तो इसका काम होता है न्याय देना। न्यायपालिका में हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय। यानी लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा के रूप में देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों लोकतंत्र को स्थापित करने में एक रीढ़ के समान होती है। अगर ये तीनों व्यवस्था में से कि कोई भी व्यवस्था और गड़बड़ा गई तो वह लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। तो अंग्रेज भारत में आए 16वीं शताब्दी के अंत में, तो हम लोगों को वो गुलाम बनाए। तो जानने का प्रयास करते हैं गुलाम कहते किसको हैं। तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। कैसे गुलाम थे? तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे क्योंकि हम लोगों की जो विधायिका पावर है, यानी कानून का निर्माण करने का जो पावर है, जो कानून को लागू करने का यानी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर है, और जुडिशरी जो पावर था, तीनों ब्रिटेन के पास था, अंग्रेज़ों के पास था। तो हम लोग गुलाम हुए। यानी गुलाम का अर्थ क्या हुआ कि जब विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों शक्तियाँ दूसरे के अधीन हो जाती हैं, तब हम लोग गुलाम बन जाते हैं। जब ये तीनों शक्तियाँ हमारे पास चली आती हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, भारत के केरल तट पर पहुंचा। वहाँ का शासक था जमोरिन। उसका उन्होंने भव्य स्वागत किया। वह मसाले का व्यापार करने भारत आया था। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि वह किसकी मदद से भारत आया था? तो वह अब्दुल मुनीद जो कि गुजराती एक पथ प्रदर्शक था, और 90 दिनों के समुद्री यात्रा के बाद जो है इसकी मदद से वह केरल के कालीकट नामक स्थान पे पहुंचता है। इसके बाद वह मसाले का व्यापार करने आया था। उसने जो है व्यापार किया और उसने 60 गुना अधिक कमाई की। इससे धीरे धीरे इस बात का पता सारे यूरोप वासियों को चला और भारत में व्यापार करने की एक होड़ सी लग गई। इसी क्रम में अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आते हैं। इसके बाद डच आते हैं 1602 ईस्वी में, फिर डेनिश 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो इसका क्रम आप लोग याद रखेंगे। पहले आते हैं पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में भारत आते हैं। वहीं इसके बाद आते हैं अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में भारत आए। डच, इसके बाद आए डच जो 1602 ईस्वी में भारत आए। वहीं डेनिश की बात करें तो डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे। वहीं स्वीडिश 1731 ईस्वी में आए।
तो जो सबसे पहले आया यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए, वहीं वह सबसे बाद में भी गए। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने कौन आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। और वहीं भारत में सबसे बाद में कौन गया भारत से, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ही। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की एक कंपनी रहती है जिसका नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वह भारत में व्यापार करने के लिए आता है। इसके बाद 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल जाता है। फिर इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि इस कंपनी का नाम किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आज का यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग का इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हम लोग का एप्लीकेशन है दीवान जी क्लासेस के नाम से। दीवान जी क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक